हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का यूनिट नंबर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों हमें बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो इस बॉन्ड पैरामीटर्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आने वाली हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कौशल लेविश अप्रोच के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करने में। कैसे प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, जैसे कि बॉन्ड का लेंथ कितना होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल होगा, सिंगल होगा या ट्रिपल होगा, वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उनमें क्या क्या एनर्जीज लगेंगे उनको ब्रेक करने के लिए। तो इस चैप्टर में आपको मेनली 6 बॉन्ड पैरामीटर्स को पढ़ने हैं। क्लास 11 का अगर आप एनसीईआरटी टॉपिक को फॉलो करते हैं तो आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, रेजोनेंस एंड पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, ये 6 पॉइंट्स को पढ़ना है। तो हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो मेरा पूरा देख लीजिएगा तो, और कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो स्टेप है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, जो कि एक एटम का न्यूक्लियस और जो दूसरा एटम का न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि जितना बड़ा एटम होगा उतना ज़्यादा बड़ा इसका साइज होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। छोटे एटम्स रहेंगे तो उसके साइज छोटे रहेंगे। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड नंबर 1 से नीचे की ओर जाते हैं, हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, तो क्या होता है कि इसमें एटम्स के साइज ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से उसमें अरेंज किए हुए हैं। जो हेवियर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नीचे के साइज में, जिनके बड़े बड़े जो एलिमेंट्स हैं, जो जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो वो सभी नीचे के सेल में होते हैं, तो उनका ऑब्वियसली लेंथ बड़ा होगा। इसमें मैंने आपको दिखाया है हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड और हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड। इसमें जो हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड है वो सबसे बड़ा है। मैंने इधर ग्रेटर देन का साइन लगाया है। ये क्यों सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें आयोडीन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है। उससे छोटा है ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन से ऊपर में आता है पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन, उसके ऊपर क्लोरीन, और हाइड्रोजन फ्लोरीन का साइज जो है हैलोजन एलिमेंट्स में इन सब में सबसे छोटा है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें मैंने जो अरेंज किया है ये अकॉर्डिंग टू इनके साइज। बॉन्ड लेंथ का एक और भी डेफिनेशन है जो कि है बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस किस लिए, क्योंकि जो एटम होता है अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा तभी तो हम उसका जो लेंथ है वो निकाल पाएंगे। अगर हम बात करते हैं टू एटम्स की, अगर एटम ए है जो कि छोटे साइज का है, मान लीजिए वो हाइड्रोजन है, अगर एटम बी है वो बड़े साइज का है, मान लीजिए वो आयोडीन है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो पहला वाला एटम का जो डिस्टेंस है उसको आर ए अगर मानते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा बड़े वाले एटम बी के जो बी वाला जो हमने आयोडीन जो एटम माना है, इसका जो साइज के कंपेयर में पहला वाला छोटा होगा। एटम जो हाइड्रोजन है वो छोटा साइज होगा, इसके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है आयोडीन का वो बड़ा होगा। और टोटल जो डिस्टेंस है वो दोनों के डिस्टेंस को मिला करके होगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर हम बॉन्ड लेंथ को आर से डिनोट करते हैं तो आर इज इक्वल टू आर ए, यानी हाइड्रोजन एटम ऑफ मान लीजिए आर एच प्लस आर पी, यानी क्लोरीन के लिए अगर हमने बी लिया है तो ऐसा हमारे एनसीईआरटी में वो एक फ़ोटो दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको आगे इस वीडियो में भी वो फ़ोटो को दिखाया हुआ है। ये जो डिस्टेंस होता है ये न्यूक्लियाई के जो डिस्टेंस होते हैं इसी को बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं पेयर में, और इसका कंट्रीब्यूट करते हैं लेंथ में। पेयर में रहेंगे तभी तो। और ये जो होते हैं वो सेम एटम्स के भी बॉन्ड बन सकते हैं और डिफरेंट एटम्स के भी बॉन्ड बन सकते हैं। सेम एटम के कैसे, जैसे क्लोरीन क्लोरीन अगर दो मॉलिक्यूल है उसका भी तो बॉन्ड लेंथ होगा। जैसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मैंने जो भी एग्जांपल आपको दिखाया, इसमें भी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी, इसमें भी बॉन्ड लेंथ होगा। तो जो सेम मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो एक मॉलिक्यूल का अगर हमें निकालना होगा तो ये टोटल डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा।
क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। जितने क्लोरीन के न्यूक्लियस और उनका आउटर सेल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उतना ही दूसरे भी क्लोरीन और उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस रहता है। इसी को बोलते हैं द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ एन एटम एडजेसेंट एटम इन ए बॉन्डेड सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो हाफ हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जैसे Cl2 है, दो मतलब मॉलिक्यूल है Cl2 का, दो मॉलिक्यूल है Cl2 का। आप अगर कोई भी जैसे वाटर देखेंगे तो H2 बहुत सारे हैं। H2O जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब आप हीट करते हैं पानी को तो ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन अलग निकल गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया। वो H2O का ही वेपर बन के, पानी का ही वेपर तो आकाश में जाता है ना, तभी तो फिर बारिश होती है तो पानी ही मिलता है। तो वैसे ही इसमें जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है। जो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2, दो क्लोरीन का मॉलिक्यूल और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, वो कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। वे जो जुड़े हुए होते हैं वो वीक वैंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। इसी को बोलते हैं वीक वैंडर वाल फोर्स। ये जो मैं डिस्टेंस के बारे में जो आर बोल रही थी वो ये था। आप इसको हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल मान सकते हैं। और ये जो है दो मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़े हुए हैं वो वैंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। कि देख सकते हैं मैंने जो ये लेंथ बताया है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जो लेंथ होते हैं वो कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, वो पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है ये जो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स और कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एंगल जो कि दो ऑर्बिटल के बीच में बना रहा है। जैसे मैंने हाइड्रोजन H2O का एग्जांपल दिया था, तो उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये जो जुड़ा हुआ है वो किसी एंगल पे तो जुड़ा होगा, या तो सीधे जुड़ा हुआ है, या तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर ऊपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर नीचे में बेंड होकर के फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो एंगल बनाता है H2O मॉलिक्यूल का, पर्टिकुलरली मैं बोल रही हूँ, ये 104.5 डिग्री होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में, और जिसको कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कैसे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और सेंट्रल एटम जो, मान लीजिए एक सेंट्रल एटम रहता है, उसके अराउंड में बाकी सारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। H2O के केस में जो हाइड्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, दो जो हैं वो सेंट्रल हाइड्रोजन जो है सेंट्रल एटम्स के सराउंड में प्रेजेंट हैं। जो इसमें अगला जो पॉइंट है, अगला जो बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जो लेविस डिस्क्रिप्शन में जो हमने पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, वो दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लीजिए जो हाइड्रोजन एटम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के बॉन्ड बन रहे हैं। तो H2 मॉलिक्यूल में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 होगा। हाइड्रोजन O2 मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, O2 में दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। सिमिलरली आप दूसरे हेट्रो एलिमेंट्स का भी देख सकते हैं। यहाँ तो मैंने जो H2O2 और N2 के बारे में बताया, ये तो सिमिलर जो एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल हैं, इसके बारे में बताया है। जिसमें CO है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इसमें भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। और कोई भी हेट्रोएटम का आप ले करके देख सकते हैं कि इसमें कितना है, जितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे सिंगल है तो 1 होगा, डबल है तो 2 होगा। यहाँ पे मैंने जो बोला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और न्यूक्लियस के बारे में, सॉरी नाइट्रोजन के बारे में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। और बॉन्ड ऑर्डर समझना बहुत ही आसान है। जितने बॉन्ड बनाए हैं आप उतने देख लीजिए, उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे इसको डिस्क्राइब तो लेविस ने किया था, इसलिए क्योंकि लेविस ने ही तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया था, जिसके ऑक्टेट रूल दिया था, जिसके थ्रू हम ये बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होता है
जैसे उसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल्स जो है बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। जैसे कोई भी फ्लोरीन मॉलिक्यूल लीजिएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोई भी कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लीजिएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो 3 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मॉलिक्यूल जिस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो हमेशा वैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे 1 2 3 अगर ऐसे बढ़ने लगा तो वैसे ही उसकी बॉन्ड इंथैल्पी भी बढ़ जाती है। अब हम अगले पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे जो एक मॉलिक्यूल है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। जैसे कि लेविस ने अपने स्ट्रक्चर जो बताए थे उनका क्या डिमेरिट रह गया था कि उन्होंने एक फिक्स्ड बता दिया था। जैसे उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 3 ओजोन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे 3 ओजोन के जो मॉलिक्यूल हैं उन्होंने एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर दिखा दिया। जैसे जो मॉलिक्यूल 1 है उसके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है 2 अलग ऑक्सीजन से, उस तरह से 3 मॉलिक्यूल बना रहा है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके और भी फॉर्म्स हो सकते हैं। जो डबल बॉन्ड दूसरे साइड है वो दूसरे मॉलिक्यूल तरफ शिफ्ट हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बना देगा। जो लोन पेयर है वो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बताया जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। तो अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे बेंजीन रिंग का हो या फेनॉल का हो या फिर तो O3 मॉलिक्यूल का हो, तो मैं वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि एक ही तरह की जो स्ट्रक्चर हैं इसको डिफ़िकल्टी हो रही थी एक्यूरेट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में। क्योंकि कभी जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता। आप देख रहे हैं इस फोटो में जो मैंने दिखाया है, जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होते हैं उसे डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। इसका दो नाम है, डाइपोल और पोलैरिटी सेम ही चीज़ होते हैं। पोलैरिटी क्या होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। जो बॉन्ड होते हैं, अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें, Cl2 की, N2 की, F2 की, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट मॉलिक्यूल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर हेट्रो एटम्स की बात करें तो उसके केस में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जितने भी मेटल्स हैं लगभग मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है, वैसे एलिमेंट जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा खींचे, वैसा एलिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वैसे आइटम जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ नहीं खींचता है, जो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जो मेटल्स होते हैं वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, उन्हें क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके तो आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो खुद ही लूज़ कर देते हैं। तो वैसे जो होते हैं वो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। हम इस में बात करने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिचुएट होता है एकदम 2 मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे कि अगर Cl का बॉन्ड बन रहा है तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और बाकी जो इसके 6 जो मॉलिक्यूल हैं जो लोन पेयर में हैं, ये सारे मिलाकर के ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा एक दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। जो बॉन्ड जो शेयरिंग हो रहा है वो एकदम ठीक बीच में बनेगा दोनों मॉलिक्यूल्स के। ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड किसी एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, एक तरफ कम शिफ्ट है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं इन्हें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। किसे नॉन पोलर कोवैलेंट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। मतलब जो 2 न्यूक्लियाई हैं उसके ठीक बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका दूसरा, अब हम देखते हैं हेट्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में क्या होता है। हेट्रोमॉलिक्यूल्स जैसे अलग अलग एलिमेंट्स की, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है।
इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, और फ्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, लेने की। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। तो जो क्योंकि फ्लोरीन जो है मॉलिक्यूल बड़ा भी है साइज में, तो वो क्या करेगा कि बॉन्ड जो बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर लेगा। और जो एटम्स हैं जो वो क्या होंगे कि ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इसको हम कैसे बोलेंगे, द हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन फ्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम गेट डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन since the negativity of fluorine is far greater than hydrogen, the resultant bond is polar covalent bond। इस तरह के जो बॉन्ड होंगे जो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, दूसरे की तरफ कम शिफ्ट होंगे, तो क्या होगा कि एक तरफ जिधर कम शिफ्ट होंगे उधर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम डेल्टा प्लस से डिनोट करेंगे, और जो मॉलिक्यूल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेगा। आप आयनिक बॉन्ड में जानते हैं कि जब बॉन्ड उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, तो पूरी तरह से तो अपनी तरफ नहीं लिया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अपनी तरफ इसने खींच लिया है, तो इसको बोलेंगे डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे मैंने एक डच केमिस्ट का फोटो दिखाया था जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1936 में। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन और डाइपोल मोमेंट पे काम किया था, इसलिए मैंने डाइपोल मोमेंट के बाद इन साइंटिस्ट का फोटो लगाया था, जिनका नाम है पीटर डेबी। स्लाइड में जो मैंने लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं आपको इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, और जो मॉलिक्यूल जो अपने ऊपर चार्ज जो पोजेस करते हैं इन्हें बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका क्या डेफिनेशन है, इसे मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए एक ग्रीक लेटर है जिसे म्यू बोलते हैं, और डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। डाइपोल मोमेंट को हमेशा एक यूनिट है जिसे बोलते हैं डेबी, इसे डी से डिनोट करते हैं, जो कि यही साइंटिस्ट के नाम पे है जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था। और 1D इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। इसका जो यूनिट होता है कूलम होता है, कूलम मीटर होता है। जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ होता है उसके तरफ हम एरो करके दिखाते हैं, और जिसकी तरफ नहीं होता है उसके तरफ हम एरो नहीं करते हैं। जैसे अगर सेंटर में मान लीजिए खींच रहा है तो हम सेंटर की तरफ सारे एरो दिखाएंगे। अगर मान लीजिए BF3 मॉलिक्यूल है तो सारे मॉलिक्यूल जो है फ्लोरीन खींचेगा बोरोन की तरफ से, तो हम उसे बोरोन की तरफ से बाहर के साइड में एरो से दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पोलैरिटी जब होती है तो क्या क्या होता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मॉलिक्यूल का हमें शेप पता चलता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जब डाइपोल मोमेंट न केवल एक इंडिविजुअल बॉन्ड पे डिपेंड करता है, जबकि ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह का बॉन्ड बनाया है, जैसे सिंगल बॉन्ड बनाया है या डबल बॉन्ड बनाया है, और इसमें एक रिजल्टेंट डाइपोल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि टोटली ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट रहेगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो रहेगा वो ऑक्सीजन के तरफ शिफ्टेड रहेगा। इसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अगर बेरिलियम BeF2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि द डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि जो दो इक्वल अगर लगे हुए हैं, दो इक्वल जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, बेरिलियम में BeF2 की बात कर रही हूँ, तो Be बीच में रहेगा सेंट्रल एटम, और दोनों तरफ फ्लोरीन रहेगा, तो दोनों तरफ बराबर ही खींच रहे हैं, इधर भी एक फ्लोरीन खींच रहा है उधर भी एक फ्लोरीन खींच रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें जैसे BF3 की, तो जिधर जो भी मॉलिक्यूल है जिसमें चारों तरफ से अगर बराबर मॉलिक्यूल अगर खींच रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे नेट रिजल्टेंट जो डाइपोल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एक और पॉइंट था बॉन्ड इंथैल्पी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को, इसी को बोलते हैं